मेरा बीपीएससी में तीसरा था। इसके पहले मैं 3 बार सेलेक्ट हो चुका हूँ, ये तीसरी बार मैंने बीपीएससी निकाला है। पहले मैं 63rd में मैं लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर था। प्रीलिम्स के लिए ये है कि सबसे पहले कोई प्रीलिम्स को स्टार्टिंग के लिए आप रैंडम कुछ नहीं पढ़ें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बगल में रखें कि पिछले लगभग 20 साल का क्वेश्चन, 25 साल का क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रखें। और जैसे बीपीएससी में वर्ड लिमिट नहीं होता है तो उसमें लगभग 32 पेजेस होते हैं, तो एक आंसर को लगभग आपको 4 से 4.5 पेजेस में लिखना होता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पिरेंट लाइव। जैसे कि आप सभी को पता है कि हाल में जो बीपीएससी का रिजल्ट आया तो सर का उसमें डीवाईएसपी पद पर सिलेक्शन हुआ है। तो सर से आज हम जानते हैं कि सर ने कैसे जर्नी स्टार्ट की, कौन कौन सी बुक फॉलो की, कितने घंटे सर पढ़ते थे, ऐसे तमाम प्रकार की बातें हैं तो आज हम वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। तो सर सबसे पहले अपना नाम और एजुकेशन बैकग्राउंड बताइए। मेरा नाम स्नेह सेतु है। मैंने अपना स्कूलिंग दिल्ली पब्लिक स्कूल रांची, डीपीएस रांची से किया 12th तक। उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग किया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग मैसूर से। इंजीनियरिंग करने के बाद मेरा 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस है बेंगलोर में। सॉफ्टवेयर इंजीनियर था मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में। उसको जॉब को मैंने 2015 में क्विट करके फिर मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी करने के लिए दिल्ली आ गया था। तो जैसे आप इंजीनियर बैकग्राउंड से आते हैं और जॉब भी आप कर रहे थे, तो कहाँ से आइडिया है आपको कि आपको सिविल सर्विस की तैयारी में आना? देखा जाए तो काफ़ी अनसर्टेन एग्जाम में सिलेक्शन होता है, कई बार नहीं भी होता है। नहीं, सिविल सर्विस में आना था ये मेरा बचपन से था। मेरे फादर भी रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर हैं और उनको देखकर ही मुझे उनके यूनिफॉर्म से मुझे हमेशा अट्रैक्शन फील होता था। तो वो मेरा फर्स्ट फैक्टर था पुश करने के लिए कि मुझे भी सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी चाहिए। उसके बाद फिर और बाकी लगा कि हाँ, मैं सोसाइटी के लिए बहुत ज़्यादा कुछ कर सकता हूँ, अच्छा कर सकता हूँ। तो वो बाद में फैक्टर्स और ऐड होते गए। लेकिन ये जो पहला मेरे फादर का यूनिफॉर्म था वो मेरा सबसे पहला पुश फैक्टर था मुझे सिविल सर्विसेज की तरफ बढ़ाने के लिए। तो आपका कौन सा अटैम्प्ट था और क्या रिजल्ट रहा आपका बाकी अटैम्प्ट में जो अगर आपने दिए? ये मेरा बीपीएससी में तीसरा था। इसके पहले मैं 3 बार सेलेक्ट हो चुका हूँ, ये तीसरी बार मैंने बीपीएससी निकाला है। पहले मैं 63rd में मैं लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर था। 63rd बीपीएससी निकाला मैंने, फिर 64th बीपीएससी निकाला मैं। उसमें मेरा रेवेन्यू ऑफिसर के पद पे चयन हुआ और मैं अभी रेवेन्यू ऑफिसर के पद पे छपरा में पोस्टेड हूँ यहाँ बिहार में। ट्रेनिंग कर रहा हूँ अभी। और 64th के बाद 65th नहीं, फिर मैंने 66 दिया बीपीएससी और उसमें मेरा ये अभी डीएसपी के पद पे सिलेक्शन हुआ है। तो जैसा देखा जाए तो आपने लगातार 3 बार बिल्कुल एकदम क्लियर कर दिया बीपीएससी। बहुत सारे लोग हैं जिनका प्रीलिम्स नहीं होता, प्रीलिम्स तक पहुंचते हैं, मेंस नहीं होता, अटैम्प्ट 2-3 दिन लग जाते हैं। तो आप एक कैसा टेक्निक यूज करते थे कि सबसे अलग आप जो भीड़ से अलग हट के चलते थे, और प्रीलिम्स के लिए स्पेशल आप क्या करते थे? प्रीलिम्स के लिए ये है कि सबसे पहले कोई प्रीलिम्स को स्टार्टिंग के लिए आप रैंडम कुछ नहीं पढ़ें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बगल में रखें कि पिछले लगभग 20 साल का क्वेश्चन, 25 साल का क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रखें और उसके हिसाब से ही देखिए कहाँ से किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है, उसी को आप पढ़ें और उसी के लिए लिमिटेड सोर्स से आप उसको पढ़ें। अगर ज़्यादा सोर्स आप करना कोशिश करेंगे तो आपका सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं हो पाएगा और इसीलिए लोग का प्रीलिम्स बार प्रीलिम्स देते रहते हैं, होता नहीं है कंप्लीट। लिमिटेड पढ़ें, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आया है वो पढ़ें, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ सब है वो पढ़ें और एकदम अपने पढ़ाई को बहुत स्ट्रिक्ट रखेंगे। तो सर बात करें करंट अफेयर वगैरह की, तो करंट अफेयर कोई मंथली मैगजीन या न्यूज़पेपर कैसे जॉब के साथ आप कैसे मैनेज करते थे पढ़ाई? हाँ, मैंने यूपीएससी की तैयारी की थी, उसी के करंट अफेयर्स में मेरा बीपीएससी भी हो गया। उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा मैंने करंट अफेयर्स पढ़े थे। तो मैं क्या करंट अफेयर्स पढ़ता था, मैं विजन आईएएस का एक मंथली मैगजीन आता है वो मैं पढ़ता था, एंड टू एंड अच्छे से पढ़ता था। और उसके अलावा मैं कंप्लीमेंट करता, एक इनसाइट्स का डेली करंट अफेयर्स आता है, उस वेबसाइट पे फ्री है, सब कुछ अवेलेबल है। इनसाइट्स का डेली करंट अफेयर्स को मैं वो 15-20 मिनट लगता है, 20 मिनट लगता है, आप जस्ट देख सकते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है, उसको आप स्क्रिबल करके नोट कर सकते हैं। वो मैं नोट करता था कॉपी पे इनसाइट्स के। इनसाइट्स और विजन थे, ये यूपीएससी के लिए मेरा बहुत सारा काम रहता था। बिहार में क्योंकि स्पोर्ट्स भी पूछते हैं, बुक्स एंड ऑथर्स भी पूछते हैं, यूपीएससी में नहीं पूछता है, तो उसके लिए बिहार के लिए 1-2 मैं तो यूट्यूब वीडियोस देख लेता था। लेकिन बाद में स्पीडी नाम का एक आता है और घटना चक्र नाम का एक करंट अफेयर्स का आता है, तो वो भी मैं हाल फिलहाल उतना पूरा मैं कवर नहीं करता था। लेकिन स्पीडी में अभी पिछले एग्जाम के लिए थोड़ा बहुत पढ़ा था, लेकिन अधिकतर मैं यूट्यूब वीडियो से ही जो लोकल बिहार का न्यूज़ है और स्पोर्ट्स है वो पढ़ लेता था। तो बात करें सर जैसे रिवीजन और आंसर राइटिंग की, तो क्या आप अभी भी मतलब इतने से आपको 3 बार अटैम्प्ट दे दिए, तो इस वाले अटैम्प्ट में अभी आंसर राइटिंग करने का प्रयास करते थे और रिवीजन कैसे करते थे?
हाँ, आंसर राइटिंग मस्ट है, नहीं तो आपका क्वेश्चन छूट जाएगा, जो कि मेरा हर बार होता था, क्वेश्चन छूट, मैं पेपर कंप्लीट नहीं कर पाता था। तो आंसर राइटिंग आपको चाहिए कि आप टाइम बाउंड में फिक्स करके, अगर आप 3 घंटे नहीं लिख सकते हैं, इतना डिसिप्लिन नहीं है बैठ सकते, तो कम से कम 1 घंटे ही, कम क्वेश्चन लेकर 1 घंटे टाइमर लगाकर आप ज़रूर लिखें आंसर। और जैसे बीपीएससी में वर्ड लिमिट नहीं होता है, तो उसमें लगभग 32 पेजेस होते हैं, तो एक आंसर को लगभग आपको 4 से 4.5 पेजेस में लिखना होता है। तो आप उतना ही पेजेस का आंसर आप प्रिपेयर कीजिए, जो लगे कि 4.5 पेज हो गया मेरा, उतना ही आंसर का प्रिपेयर कीजिए विथ डायग्राम्स, और उतने घंटे बना के देखिए 15 मिनट में वो आप आंसर लिख पा रहे हैं कि नहीं। उस तरह करके 4 आंसर आप 1 घंटे में लिखिए और 1 महीने तक आप कीजिए, आपका वो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हो जाएगा। और रिवीजन तो बार बार जरूर, जो स्टैटिक पोर्शन है, करंट अफेयर्स है, एक बार पढ़िएगा तो कुछ भी आपके माइंड में स्टे नहीं करेगा, वो आप बार, कम से कम मिनिमम 4-5 रिवीजन आपको हर चीज़ का चाहिए। तो हर दिन आप रिवीजन का भी दिखा लीजिए कि 1 घंटा 2 घंटा मुझे हर दिन रिवीजन के लिए देना है। तो सर बात करें, जैसे आपने यूपीएससी की तैयारी भी की, तो कितना % आपको लगता है कि जो यूपीएससी बीपीएससी का जो सिलेबस है ओवरलैप करता है? हाँ, यूपीएससी के सिलेबस बहुत वास्ट है थोड़ा स्टेट के कंपैरिजन में। तो यूपीएससी के जो पढ़ाई करते हैं 90% उसका बीपीएससी कवर हो जाएगा। जो एक्स्ट्रा है बस वो ये है कि उसको प्रीलिम्स के लिए स्पोर्ट्स पढ़ना पड़ेगा। बीपीएससी में स्पोर्ट्स पूछता है, जैसे कि टेनिस का ग्रैंड स्लैम कहाँ हुआ, ओलंपिक्स में किसने कौन सा मेडल जीता, ये किसी ने मान लो आप ब्रॉन्ज मेडल जीता या ये जीता मान लो, फिर उसका पूछता है कि ये किस खेल से संबंधित हैं, तो ये स्पोर्ट्स बीपीएससी में पूछता है, यूपीएससी में ऐसा नहीं पूछता है, तो ये एक्स्ट्रा आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके अलावा कौन सा बुक्स किसने लिखा, बुक्स एंड ऑथर्स, वो भी यूपीएससी नहीं पूछता है, बीपीएससी पूछता है बुक्स एंड ऑथर्स। और बुक्स एंड ऑथर्स में ये है कि जो रिसेंट के न्यूज़ इंपॉर्टेंट पर्सन्स ने कुछ लिखा है, वो वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू ने अभी कुछ लिखा था, और इस तरह करके बहुत इंपॉर्टेंट कुछ ऑथर्स हैं वो लिखे थे, उनका आप पढ़ लीजिए, काम देगा। और तीसरा चीज़ में आपने यूपीएससी और बीपीएससी में पूछा, तीसरा चीज़ मैं एक एस्पिरेंट्स को बताना चाहूँगा, बहुत हेल्प करेगा उनके लिए। मैं बताना चाहता हूँ कि बीपीएससी में 5 ऑप्शन होता है, ये पिछले कुछ साल से ऐड किया है, 3-4 साल से, ABCD, और 5वां E ऑप्शन भी होता है। उसके कारण वो बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं, क्योंकि ई ऑप्शन ये होता है कि अगर आपको कोई भी ऑप्शन सही नहीं लग रहा है ABCD में, या आपको लगता है कि A भी है B भी है, एक से ज़्यादा ऑप्शन लग रहा है, तो आप E मार दीजिए। उससे लोग बहुत कंफ्यूज कर जाते हैं कि ये आंसर मुझे लग नहीं रहा है, इसमें दोनों सही लग रहा है, लगता है कोई सही नहीं है, वो लोग को बहुत ही एम्बिग्यूटी में डाल देता है। तो इसीलिए मैं E ऑप्शन के लिए बता रहा हूँ बीपीएससी के एग्जाम में आगे के एस्पिरेंट्स को, कि अगर एग्जैक्ट फिगर नहीं दिया हुआ, जैसे कोई पूछेगा कि बिहार में कितने फॉरेस्ट कवर कितने % हैं, मान लीजिए फॉर एन एग्जाम्पल 7.5% बोल रहा है उसमें, और आंसर 7.4% क्वेश्चन, एक्चुअल आंसर 7.4% है और क्वेश्चन में आता है इतना 7.5%, आप ई ऑप्शन को मारिए। एग्जैक्ट फिगर नहीं है, आंसर क्वेश्चन बीपीएससी इसको डिलीट कर देता है बाद में, या क्लेम करता है तो आंसर बदल देता है। इसलिए अगर एग्जैक्ट फिगर नहीं है तो आप ई ऑप्शन मारिए। सबको मैं बार बार बताना चाहता हूँ, यही आपका 2-3 नंबर का कट ऑफ क्लियर करवाने में बहुत हेल्प करेगा। तो सर बात करें इंटरव्यू की, तो अब लगातार 3 बार सिलेक्ट हुए, तो अब इस बार इंटरव्यू देने गए थे या पिछली बार गए थे, तो इंटरव्यू ने पूछा था आप तो पहले से सिलेक्ट हैं लेकिन आपने दोबारा क्यों आया, तो ऐसा कभी हुआ है आपके साथ? हाँ, पूछा गया था मुझसे कि आप ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं तो फिर आप बार बार इंटरव्यू क्यों दे रहे हैं। तो मैंने बोला कि सर मेरा बचपन से एस्पिरेशन रहा है पुलिस सर्विस ज्वाइन करने का, इसलिए मैं अपना करियर प्रोग्रेशन के लिए पीछे थोड़ा एम्बिशियस था कि मैं कर लूँगा धीरे धीरे। और इसलिए जब मैं लेबर ऑफिसर भी था, उसके बाद मैं रेवेन्यू ऑफिसर भी था, तो उसमें मैं जब भी मेरा ग्राफ मुझे लगा कि हाँ मुझे कुछ अच्छा मिल रहा है, मैं उससे अपने सेटिस्फाइड हूँ, जो वर्क का जो मेरा डिसीजन मेकिंग पावर्स है, डिसीजन मेकिंग में कुछ कर सकता हूँ, उससे मुझे लगा कि मैं कुछ अनसेटिस्फाइड था। इसीलिए, और मुझे लगता है मुझे पुलिस सर्विस में मुझे इमीडिएट सेटिस्फैक्शन मिलेगा, इमीडिएट रिलीफ टू द विक्टिम से बोला जाता है पुलिस में, वो करके मुझे सेटिस्फैक्शन मिलेगा। इसलिए मैं हमेशा तैयारी करता रहता, मुझे मौका मिलता नहीं था, इसलिए मैं सर इसके लिए प्रयासरत था और मैं इसलिए बार बार इंटरव्यू दे रहा हूँ सर। सर आपका मीडियम ऑप्शनल क्या था? मेरा ज्योग्राफी ऑप्शनल था। मीडियम सर? इंग्लिश मीडियम था। तो सर अंत में जो हमारे एस्पिरेंट हैं, तो अभी जो हाल में 67 का एग्ज़ाम होने वाला, कुछ दिन ही बचे हैं, तो क्या उनको मैसेज देना चाहेंगे? 67 का एग्ज़ाम मैंने भी दिया था, प्रीलिम्स इसका पेपर लीक हो गया था, गया सेंटर था मेरा, और मैं भी देने वाला था। ये मेरा रिज़ल्ट आ गया, मैं लकी था कि मुझे DSP मिल गया, नहीं तो मैं भी तैयारी कर ही रहा था। और लोग बोल रहे थे कि अगस्त के लास्ट वीक में भी डेट है आने का, लेकिन अभी तक कुछ डेट आया नहीं है, शायद वो पोस्टपोन हो और आगे जाए। तो मैं बस यही बोलना चाहूँगा कि लोग जो अभी ऐसा नहीं है कि अभी डेट नहीं आया तो तैयारी करना बंद कर दें, आप अपना तैयारी जारी रखें। और करंट अफेयर्स आप बहुत अच्छा समय है अभी,
सारा जो सबसे पहले मैं बोलूँगा कि स्पीडी नाम की बुक आती है उसके करंट अफेयर्स को अभी ख़त्म कर लीजिए आप। इसमें आपको कोई घाटा नहीं होगा, एग्ज़ाम अगर ले ना ले आप करंट अफेयर्स को अभी फिनिश कर लीजिए। जब एग्ज़ाम का डेट आ जाएगा कुछ तो आप मोटिवेट, ये बात सही है, आप मोटिवेशन फील करते हैं अगर कोई डेट टारगेट रहता है आपके पास, तब आप स्टैटिक चीज़ पढ़ सकते हैं। लेकिन करंट अफेयर्स आप भूल जाइएगा, क्योंकि आप इसके पहले कभी नहीं पढ़े हैं। फ्रीडम स्ट्रगल ये सब आप बार बार पढ़ते हैं, याद रहेगा, कुछ ना कुछ आप लिख के आइएगा, प्रीलिम्स में लग जाएगा। लेकिन करंट अफेयर्स एकदम नया होता है, तो अभी बहुत अच्छा समय है, करंट अफेयर्स पढ़िए और बार बार रिवाइज कीजिए 67 के लिए।